एक क्वेश्चन आया है, शुड वी हैव इन हाउस डिजिटल मार्केटिंग टीम और शुड वी आउटसोर्स इट। तो इसका मैं आपको एक शॉर्ट आंसर दे सकता हूँ। किनका क्वेश्चन था? प्लीज रेज हैंड। माइन सर। हाँ जी नुपुर, एक बार आप वीडियो ऑन करके मेरे को बताइए क्या बिजनेस है आपका। सर मेरा आई हैव अ वुमेन्स वेयर ब्रांड. वी आर अ लग्जरी couture brand, and so we have tried lot of we have a retail store and we also do our own manufacturing. हम्म। ओके। So ट्वेंटी हमने ट्वेंटी फाइव मार्च के अंदर आपने कितना रेवेन्यू क्लॉक करा था? so we've closed around so we are a startup business, so we've closed around 3 CR. ओके। और नेट प्रॉफिट जेब में डाल के घर कितना ले आए आप? सर ये सब तो अभी राहुल सर की क्लास के बाद ही स्टार्ट करेंगे, क्या करा है कैलकुलेट करना. ओके। Yeah. सो आपको ये देखना है कि इसकी स्टेजेस होती हैं कि आपको इन हाउस टीम कब रखनी चाहिए, आपको आउटसोर्स कब करना चाहिए। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर फ्रेश एंट्रेंट हैं तो ध्यान से समझना, हर एक के लिए एक क्वेश्चन का एक जवाब नहीं होगा। डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस, आपका अलग अलग होगा इसका जवाब। सो लेट मी गिव यू ए ब्रीफ आइडिया ऑफ टेम्पलेट ऑफ हाउ टू थिंक अबाउट इट। सो पॉइंट नंबर वन दैट यू हैव टू कंसीडर फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन इज, आपका जो है करेंटली डिजिटल मार्केटिंग कितना आपका एंट्री लेवल के ऊपर है या कितना आपका एस्टेब्लिश्ड लेवल के ऊपर है। सो अगर आप नए फ्रेश एंटर कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, तो आपको सिचुएशन को समझना है यहाँ पर कि जब आप फ्रेश एंटर करेंगे और अगर आपको इसके लिए टीम रखनी पड़ने की जरूरत है या टीम रखना चाहते हैं, तो टीम का मतलब आपको मिनिमम से मिनिमम 3 से 5 लोग चाहिए होंगे। अगर हम एवरेज 3 या 4 लोग मान लेते हैं, तो अब हम उसका नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आते हैं कि आपको फ्रेशर्स लोगे तो कोई काम होएगा ही नहीं उसके अंदर, क्योंकि उनको काम करना नहीं आता होगा। तो आपको कम से कम 4-5 साल के एक्सपीरियंस वाला, 3-4 साल के एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए होगा। तो डिजिटल के अंदर एक सिंपल थंब रूल होता है, जितने साल का एक्सपीरियंस उतने को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपकी सैलरी होगी मंथ की। अगर आप कह रहे हो 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस तो 30 से 40 हजार की सैलरी, 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस तो 50 से 60 हजार की सैलरी। ये जनरल थंब रूल है इस इंडस्ट्री के अंदर। अगर आपने 4-5 साल के एक्सपीरियंस वाला बंदा लिया, तो आप बात कर रहे हैं 40 हजार के आसपास की सैलरी। अगर आपने 4 लोग का टीम बनाया, तो आपके पास 1.5 पौने 2 लाख रुपए का आपका पर मंथ का सैलरी पैकेज बन गया, जो आपको पे करना पड़ेगा। सो 1.5 से 1.5 पौने 2 लाख रुपए का आपका सैलरी पैकेज बन गया मंथ का, यानी कि आप ये समझ लो 18 लाख रुपए आपकी जेब से हर साल जाने शुरू हो जाएंगे। अब आप कहते हो मेरे को 18 लाख देने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं दे दूंगी। सेकंड स्टेप के ऊपर आपको ये देखना है, क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एंट्री कर रहे हो अभी, इन तीनों चारों में से किसी के पास भी 8 घंटे का काम नहीं होगा। किसी के पास 2 घंटे का काम होगा एक दिन का, किसी के अंदर हफ्ते के अंदर 2 घंटे का 3 घंटे का काम होगा, किसी का कम होगा किसी का ज्यादा होगा, मगर 8 घंटे डेली का काम किसी के पास नहीं होगा। और इसके अंदर सिंपल रूल एप्लीकेबल होता है, खाली दिमाग शैतान का. बस। तो या. अब उस केस के अंदर क्या होगा, वो अपना भी टाइम वेस्ट करेगा, 4 लोगों का और टाइम वेस्ट करेगा। और इससे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्या है, यहाँ पे फिर से ध्यान से समझना, हायर ऑर्डर थिंकिंग के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ थिंकिंग कैसे करनी है। कि अगर मान लो कि 3 लोगों की टीम आपने रख ली, 4 लोगों की आपने टीम रख ली, इसमें से सभी का काम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है इसके अंदर से। तो अगर किसी एक जने को भी कहीं पे यहां से छोड़ के जाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, बाकी 3 लोग भी आपके लिए बेकार हो जाएंगे। अब कोई आप अंडर कहोगे परफॉर्म. ऐसा कैसे हो सकता है? हम्म. अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो टिपिकली 3 से 4 लोगों की जो टीम होगी वो क्या क्या होगा, एक क्रिएटिव का बंदा होगा, एक कंटेंट का बंदा होगा, एक एसईओ का बंदा होगा, एक कोई हो सकता है एड्स वैड्स का या एचटीएमएल का बंदा हो। हम्म. अब आप देखोगे, कंटेंट का बंदा कंटेंट लिखेगा तभी तो क्रिएटिव बंदा उसको सुंदर बना पाएगा। वो सुंदर बना देगा तभी तो आगे जाकर के वेबसाइट के ऊपर या आपके सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट हो पाएगा। सोशल मीडिया साइट होगी तभी तो वो सारी की सारी चीजें जो है वहां पे डल पाएंगी। सोशल मीडिया प्रेजेंस होगी तभी तो सारी की सारी चीजें डल पाएंगी। तो अब आप देखो कि कंटेंट वाला नहीं आया, तो सुंदर कर जिसने सुंदर करके दिखाना उसका भी कोई काम नहीं बचा। अगर वो कंटेंट नहीं आया या सुंदर नहीं हुआ, तो डालने वाले का जो काम है या जो सोशल मीडिया मैनेज कर रहा है उसका भी कोई काम नहीं बचा। तो आप देखो सब ना इंटरडिपेंडेंट है ये।
और अगर इनमें से एक बंदा भी छोड़ करके चला जाता है, बाकी टीम आपकी बेकार हो जाएगी। सो व्हेन यू आर स्टार्टिंग, you have to hire you don't have to hire the entire team, you have to outsource it। और क्योंकि 8 घंटे का काम नहीं है, आउटसोर्स करने के अंदर आपका 1.5 पौने 2 लाख रुपए महीने का खर्चा भी नहीं आएगा। खर्चा भी आपका बच गया। चलो मैं कहता हूं कि आप कहते हो कि मेरी तो 100 करोड़ की, 200 करोड़ की, 1000 करोड़ की कंपनी है, मेरे को 15-20 लाख रुपए साल के देने में कोई दिक्कत नहीं है। मगर वो देने के बावजूद भी आपका जो है ना काम रिस्की है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने टीम बिठाई है उनको काम करना तो आता है, स्ट्रैटेजी क्या है, करवाना क्या है, वो करवाना हमें कैसे है, जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये आपको मालूम ही नहीं है। एक्चुअली वो हमें ही नहीं पता, राइट? एग्जैक्टली exactly। राइट। वो कोई भी कहानी सुना देते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टिंग डालेंगे, पोस्ट पोस्ट डाल देंगे, इतने इसके अंदर रील्स होंगी, इतने इसके ऊपर पोस्ट होंगी, उसका मैं 50,000 रुपये लूंगा। वो आप कहते हो अच्छा ठीक है, मेरे को तो कुछ आता नहीं, कुछ तो कर ही देगा, कुछ तो हो ही जाएगा। वो 50-50 हजार करते हुए साल हो गया, 6 लाख रुपए चले गए। फेसबुक अपना पैसा ले गया, गूगल अपना पैसा ले गया, टीम अपनी सैलरी लेगी, एजेंसी अपना फीस ले गई, आपके हाथ में क्या बचा? सुना है, राइट। देखा है कभी ऐसा कुछ? सो सर, बट ये सेम इज़ विद डिजिटल एजेंसीज़ आल्सो। वो भी अब हमारे इसके को ऊपर हमारे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आते हैं। अब हुँ, ये सुन के लगता है कि फिर एजेंसी को हायर कर लेना चाहिए। हुँ, हुँ। तो अब यहाँ पर फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एजेंसी को हायर करना भी नहीं आता हमारे को, क्योंकि जब हम एजेंसी से बात करते हैं वो टेक्निकल फंडे इतने उछाल देते हैं, हमारे को लगता है बड़ी टेक्निकल एजेंसी होगी। और आप एग्ज़ैक्टली। में से शायद कुछ लोग इसको अगर एक्सपीरियंस कर चुके हैं तो वैलिडेट करें कि आपने एक एजेंसी रखी, 30, 40, 50, 60 हजार रुपये महीना आपने पे करना शुरू करा, 6 महीने हो गए, साल हो गए, 5, 7, 10 लाख रुपया निकल गया, रिजल्ट के नाम पे जीरो, कुछ आया ही नहीं। उसके बाद मेरे को लगा यार मैंने ज्यादा नेगोशिएट कर लिया, ज्यादा निचोड़ लिया, एजेंसी बेकार थी, इस बारी बेटर ढंग की एजेंसी लाएंगे। बेटर ढंग की एजेंसी मतलब महंगी एजेंसी लाएंगे। महंगी एजेंसी रख ली, उसने 5 हजार गलतियां निकाली पहले जो एजेंसी काम कर रही थी। उसके बाद जब आपको लगा कि अब लग रहा है ठीक ढंग की एजेंसी मिली है, फिर 6 महीने, साल, 1.5 साल हो गया, फिर मेरा 12, 15, 20, 25 लाख रुपए लग गया, रिजल्ट अभी भी कुछ नहीं आया। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये सेम प्रोसेस 2, 3, 4 बार रिपीट कर चुके होंगे, 3, 4, 5 अलग अलग एजेंसी के साथ काम कर चुके होंगे, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे होंगे। क्या आप में से कोई है जो इसको वैलिडेट कर सके, या कह रहे हो नहीं नहीं सर मेरा तो बहुत बड़ी एजेंसी है, मस्त काम हो रहा है, कभी दिक्कत ही नहीं आई ऐसी कोई? सर, बट देन इन दिस केस मैंने यही करा है कि हमने टॉप एजेंसीज़ के साथ भी काम करा है, जो हमारी ही इंडस्ट्री टॉप में। एजेंसीज मतलब सबसे महंगी एजेंसी मतलब सबसे ज्यादा बड़ा हाँ, रिस्क। बट लेकिन सर वो बहुत बड़े-बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं ऑलरेडी, एंड वो हमारे को बोलते हैं देखो सो हम हाउ इन डू दे क्वालिफाई कि मेरा बिजनेस बढ़ा देंगे कि नहीं बढ़ा देंगे? अब मैं राइट। आपको अगर स्टोरी सुनाना शुरू करूंगा, मेरे को मालूम नहीं है कि आपका अभी इस टाइम के ऊपर किस स्टेज के अंदर है एसोसिएशन उनके साथ में, तो कहीं आंसू ना आ जाए आंखों में। मतलब मेरे को जो लोग दिखाते हैं, कहते हैं सर ये एजेंसी 5 लाख रुपए महीना चार्ज करती है, तो मैंने कहा तो क्या करूं मैं? कहता सर ये इंडिया की टॉप एजेंसी में से एक है, तो मैंने कहा तो मतलब क्या कहना क्या चाह रहा है? कहता सर देखो ये कैंपेन बनाया है, मैंने एक नजर डाली, उसके बाद मैंने कहा सारा पैसा बर्बाद करके जला देंगे, जीरो वैल्यू आएगी, तेरे को कोई पैसा नहीं आएगा इसका वापस। कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, कुछ लोग जलाने के बाद मेरे पास आ जाते हैं कि सर आप सही कह रहे थे। आ, एक ईवी कंपनी लॉन्च होनी थी, लगभग 80 से 100 करोड़ के प्रोजेक्ट की वैल्यू थी। उन्होंने इंडिया की टॉप एजेंसीज को, मैं कोई नाम नहीं लूंगा, पूछना भी मत कौन सा नाम है, क्या कंपनी है, किस एजेंसी को हायर करा था। तो उन्होंने हायर करा, और मेरी वर्कशॉप 5 मंथ्स की ज्वाइन करी थी उन्होंने। उन्होंने मेरे से अपॉइंटमेंट कैलेंडर लेकर के बुक करी, और मेरे से मिलने के लिए आए, कैफे कॉफी डे में बैठता था उस टाइम के ऊपर, वहां पर मिलने के लिए आए। कहते हैं मनोज जी ये हम ना टीवी एड्स कैंपेन्स का हम ये प्लान कर रहे हैं, तो शूट इसका अगले हफ्ते से स्टार्ट होना है, पिछले 3, 4 महीने से हम इसके ऊपर काम कर रहे थे। अब क्योंकि 5 मंथ्स वर्कशॉप मैंने ज्वाइन कर लिया है, आपकी साइंस मेरे को समझ में आ रही है और मेरे को लग रहा है मेरे लिए एप्लीकेबल है, तो मैं बस आपको 1 मिनट आपको दिखा करके आपका ओके लेने के लिए आया था। तो अगर आप ये देख करके ओके कर दो तो मेरे को तसल्ली हो जाएगी। 3, 4, 5 पेज का प्रिंट आउट था। मैंने पहले पेज का पहला पैराग्राफ की 2 लाइनें पढ़ी और मैंने साइड के ऊपर उठा के रख दिया। मैंने कहा गुप्ता जी सारा पैसा जला लोगे, मत करो इसको आप। गुप्ता जी का क्या रिएक्शन था, सोच सकते हो आप? कहते हैं बजाज साहब एटलीस्ट देख तो लो, पिछले 3, 4 महीने की मेहनत है, इतनी टीम का इतना टाइम लगा है, आपने देखा भी नहीं और आपने बिना देखे बोल दिया।
कि 4 पेज है, कम से कम पेज पलट के देखते हो और उनको ये लगा कि मेरे को समझ में नहीं आई बात, कि मैं जब तक 3 4 5 पेज पूरे ना पढ़ लूं हो सकता है मेरे को ना समझ में आई हो। मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा और उनको बात समझ में आ गई। मैंने उनसे ये बोला, मैंने कहा गुप्ता जी आप मेरे को इस बात का जवाब दो, ये वीडियो एड आपके लिए क्या करे। लेटर से जो वीडियो एड आपको बनानी है वो आपने बना ली, इंडिया की बेस्ट एजेंसी आपने हायर कर ली, बेस्ट मॉडल्स आपने हायर कर लिए, बेस्ट चैनल्स हायर कर लिए, इंडिया का बेस्ट बजट दे दिया, मगर आप मेरे को ये बताओ कि ये एड जब बन जाए, जब ये दिखना शुरू हो जाए लोगों को, ये एड आपके बिजनेस के लिए क्या करे। क्या जवाब मिला मालूम है मेरे को? सेल्स बढ़ जाएगी। अ, पहले तो ये साइलेंस जो थी हमारे बीच में 10 15 सेकंड की, पहले ये साइलेंस मिली, फिर उन्होंने उठा करके अपने बैग में डाल लिया। कहते हैं मैं मनोज जी समझ गया आपकी बात। कहते हैं कि मैं हैरान हूं कि जो आपने मेरे को 1 सेकंड में मेरे को गाइड कर दिया, पिछले 4 महीने से जो मैं उनकी एजेंसी, इतनी हाई एंड एजेंसी को मैं पे कर रहा हूं, किसी ने भी एक भी बारी मेरे से ये चीज नहीं पूछी कि एड आपके लिए क्या करे। कहता है मेरे को हैरानी हो रही है कि ये इंडिया के टॉप एजेंसीज का हाल है ये, कि मेरे से यही नहीं पूछा कि गुप्ता जी ये बताओ आप इतने करोड़ों रुपया लगाने का जा रहे हो, ये एड आप क्या चाहते हो, आपके लिए क्या करे। कुछ समझ में आई बात कि नहीं आई? मतलब जब रिजल्ट आपको यही परफॉर्मेंस। क्लियर नहीं है, जब आपको यही क्लियर नहीं है ऐड आपके लिए क्या करे, तो आपकी ऐड ने रायते फैलाने ही हैं। अब मैंने उनसे पूछा कि क्या करे, तो जैसे राजेंद्र जी ने छूटते ही बोला सेल्स बढ़ा दे। और डीपर जाना पड़ेगा, ये फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग है, और डीपर जाना पड़ेगा। अगर आप एक नया बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहे हो जो कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एस्टैब्लिश करने का है, तो आप वहां पर सिंगल सिंगल ईवी के टू व्हीलर की सेल चाहोगे, या डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स को अपने साथ जोड़ना चाहोगे, शोरूम्स की सेल्स करना चाहोगे, शोरूम बढ़ाने चाहोगे अपने आप? अब क्योंकि तो राजेंद्र जी का बिजनेस नहीं है तो उन्होंने उस पर्सपेक्टिव में नहीं सोचा था, मगर जिनका बिजनेस था उसका तो सोचना फर्ज बनता है ना, क्योंकि करोड़ों रुपया तो उसका लगने वाला है। हम्म, 3 महीने 6 महीने की कैंपेन के बाद करोड़ों रुपया किसका लगेगा, तो सोचना उसकी जिम्मेदारी है। ना एजेंसी की जिम्मेदारी है, ना आपकी, ना राजेंद्र जी की, ना नितिन जी की, ना मेरी। मगर करोड़ों रुपया जीरो करने के बाद जब लोग आते हैं तो मेरे को बड़ा दुख होता है, यार यही बात महीना पहले मेरे से कर ली होती, 2 महीना पहले मेरे से कर ली होती। तो आपको यही समझना है। तो क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हायर करनी चाहिए या इन हाउस करना चाहिए। सबसे पहले आपको ये खुद को पता होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग क्या चाहते हैं, क्या करे आपके लिए। फिर उसके बाद आपको ये समझना चाहिए कि जो आप चाहते हैं वो कौन सा प्लेटफॉर्म आपको ला करके दे सकता है, या कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स आपको ला करके दे सकते हैं। अब आप कह रहे हो मेरे को नहीं मालूम। अगर आपका जवाब है मेरे को क्या पता, तो फिर आपका बेवकूफ बनना तय है इंडस्ट्री के अंदर। कोई आएगा, फैंसी इंग्लिश बोलेगा, आपकी जेब से पैसा निकलवा करके चला जाएगा। 3 महीने 6 महीने साल 1.5 साल 2 साल आप पैसा खर्च करोगे, फिर आपको समझ में आएगा मेरे को लीड्स चाहिए थी, मेरे को सेल्स चाहिए थी, मेरे को एक्सवाइजेड चाहिए था, वो तो मिल नहीं रहा। मेरा ऐसा कि इससे हम लोग जो भी कंपनी को हायर करते हैं इनिशियली, तो वी कैन टॉक अबाउट देम कि दिस इज व्हाट वी नीड। तो उस टाइम तो हाँ सब करके मतलब चले जाते हैं, बट इवेंचुअली रिजल्ट्स डजंट फॉलो। तो आपका हम नेक्स्ट कर क्वेश्चन क्या होना चाहिए, हाउ वुड आई नो कि जो आप बोल रहे हो मेरे को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। एग्जैक्टली, हाँ। तो उसको हम थर्ड कैसे क्वेश्चन गेज। क्या होना चाहिए, वेट वेट वेट, थर्ड क्वेश्चन क्या होना चाहिए बताओ। फोर्थ क्वेश्चन क्या होना चाहिए, फिफ्थ क्वेश्चन क्या होना चाहिए। सिर्फ आपने बोला मेरे को लीड चाहिए, वो कहेगा हाँ जी दे दूंगा, मिली या नहीं मिली, लीड्स क्वालिफाइड थी कि नहीं थी। और देवजोत कह रहे हैं कि लीड्स तो बस आ रही हैं, क्वालिफाइड लीड आ रही है, मेरी टीम ही बेवकूफ है, उसको कन्वर्ट करना नहीं आ रहा। अरे भाई टीम का पैसा भी आप दे रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग का पैसा भी आप दे रहे हो, गूगल फेसबुक XYZ का भी पैसा आप दे रहे हो, मगर आपके पास पैसा वापस नहीं आ रहा, तो क्यों नाटक नौटंकी फैला के रखी हुई है इतनी। थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट सुना है आप में से किसी ने? क्रिटिकल चेन पढ़ी है आप में से किसी ने? मैंने एलिजा वो गोल्ड रैट नाम सुना है किसी ने? Yes. तो वो ये बोलता है कि जहां पर आपकी चेन फंस रही है, पहले उसको अनब्लॉक करो।
जहां पर भी आपके प्रोजेक्ट के अंदर फ्लो फंस रहा है, पहले उसको समझो, आइडेंटिफाई करो और उसको अनब्लॉक करो। बोतल इमीडिएटली आपको रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। बॉटलनेक्स, आइडेंटिफाइंग बॉटलनेक्स एंड फिक्सिंग देम। तो अगर आपका लीड्स का बॉटलनेक है तो आपने लीड्स का बॉटलनेक फिक्स कर दिया, मगर प्रॉब्लम कहां पे फंस गई? क्वालिफाइड लीड्स के ऊपर आके फंस गई। अब आपने लीड्स को क्वालिफाई करने का मैकेनिज्म बेटर कर लिया, मगर ये वाला बॉटलनेक इंप्रूव हो गया, कहां फंस गया? लीड कन्वर्जन के ऊपर बात आके फंस गई। लीड कन्वर्जन आपने बेटर कर दिया, मगर वहां पे क्रेडिट के ऊपर या फिर रिटर्न के ऊपर या फिर मार्जिन ही खत्म हो गया, तब भी बिजनेस के अंदर होने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर जब तक आप थ्रू एंड थ्रू सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर लोगे, ध्यान से समझना इस बात को, जब तक ये सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर लोगे, ये धंधा नहीं बढ़ने वाला। Divjot and everybody else, is this making any sense? Yes. Yes, sir. Or who is the best person in your company to fix this? Who is capable of fixing this? हम कर दो आप लोग। वही कोई जना बाहर से आने वाला नहीं है। अब मैं लोगों को बड़ा मतलब फनी इंसिडेंट्स मेरे को लोग बताते हैं, सर मेरे को ये समझ में आया था, मैंने कोई वर्कशॉप, कोई सेशन, कोई एक्सरसाइज अटेंड करा था, आई केम टू अंडरस्टैंड सर ट्रेनिंग इज द इशू। ग्रेट, ओके, फिर आपने क्या करा? कहते सर मैंने ट्रेनर हायर कर लिया सेल्स टीम को ट्रेन करने के लिए। क्या करता है वो सबको ट्रेन करता है कि सेल्स कैसे करनी चाहिए। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा उसका सैलरी स्ट्रक्चर है या कमीशन स्ट्रक्चर है? कहते सैलरी स्ट्रक्चर है। कुछ समझ में आ रही है बात? अभी क्या हुआ? फिर आगे लेकर के चलूं? वो क्या करता है, वो सर सबको कॉल्स कैसे करनी है उसके ऊपर ट्रेन करता है, सबकी कॉल सुनता भी है वो। अच्छा, इससे सेल्स बढ़नी शुरू हुई? था नहीं, अभी तो स्टार्ट करे, 1-2 क्वार्टर्स के बाद पता लगेगा। मतलब 2 क्वार्टर्स के अंदर रायते फैलाने के लिए लोग तैयार हैं। 2 क्वार्टर्स के बाद क्या हुआ? वो सर छोड़ के चला गया। कभी कुछ ऐसा सुना सुना सा लग रहा है, देखा देखा सा लग रहा है, एक्सपीरियंस करा हुआ सा लग रहा है? लग रहा है जी। डॉक्टर नितिन की हंसी बता रही है कि कुछ तो हुआ है। सबका ही होता है। अरे भाई, जो चीज मेरे को नहीं आती, मैं कैसे जज कर सकता हूँ कि सामने वाले को मेरे से ज्यादा बेटर आती है? जो चीज मेरे को नहीं आती, मैं कैसे सिखा सकता हूँ मैं? तो अब आप कहोगे तो फिर मेरे को क्या करना चाहिए? पहले आपको खुद सीखनी पड़ेगी। एटलीस्ट इतना सीखना पड़ेगा कि सामने वाले को आप जज कर सको, बात सही कर रहा है या फालतू की बात कर रहा है वो। एटलीस्ट ये तो समझ में आना चाहिए ना। अगर आपको ये भी समझदारी नहीं है कि सामने वाला जो बात कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, तो आपका बेवकूफ बनना तय है। 100% गारंटी लिखवा लो, मेरी गर्दन पकड़ के झूल जाना अगर मेरी बात गलत साबित हो जाए तो।